और ये तस्वीरों के जरिए भी हम दिखा रहे हैं राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, जितेंद्र सिंह, मनसुख मांडविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनोहर लाल, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, एचडी कुमारस्वामी, के राजमोहन नायडू और चंद्रशेखर पम्मसानी, ये सब अब मंत्री बनने वाले हैं। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, एक प्लेइंग 11 होता है क्रिकेट टीम में, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो टीम में चयनित किए जाते हैं। 15 का स्क्वाड होता है, उसमें वो डग आउट यानी कि वेटिंग एरिया में ही बैठे रह जाते हैं। ऐसे कौन से वो लोग हैं जो इस तरीके से इस बार इंतजार कर रहे थे मंत्री पद का, लेकिन उन्हें निराशा हासिल हुई है? हिमांशु, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। अंजना, यही सवाल मैं आपसे करती हूँ कि कौन से ऐसे वो लोग हैं जो आज निराश होंगे, जिनको उम्मीद थी कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ खाली है उनके? बहुत सारे ऐसे नाम हैं, धीरे धीरे करके आपको बताती हूँ, लेकिन हमेशा कहते हैं ना कि फोकस देखिए प्लेइंग 11 पे आपने कहा, तो फोकस ये जो प्लेइंग जितने भी होते हैं टीम प्लेयर्स जो पहुंच रहे हैं, तीसरी बार वाले का फाइनल लिस्ट मेरे पास आ गया है। मैं स्थिति में हूं कि आपको बता सकूं कि ये जो तीसरे टर्म के प्लेइंग 13 है वो कौन कौन है। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, मनसुख मंडाविया, सर्बानंद सोनोवाल, निर्मला सीतारमण, इसी के साथ साथ गजेंद्र शेखावत, किरण रिजिजू, अर्जुन मेघवाल, अनुप्रिया पटेल, हरदीप पुरी, ये सभी हैं। और अब प्लेइंग 11 हो गया है, दो और नाम इसमें ऐड हो गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल गुर्जर। कई सारे ऐसे हैं जो दूसरी बार है, उसमें शांतनु ठाकुर, अश्विनी वैष्णव, अन्नपूर्णा देवी और सबसे बड़ा नाम अमित शाह, क्योंकि वो पहले बार में अध्यक्ष थे। अब देखिए दो चार नाम जो सामने आ रहे हैं जिनको डगआउट एरिया में ही रहना पड़ेगा। आपने देखा ही होगा राजीव चंद्रशेखर जो कि खुद इस बार चुनावी मैदान में उतरे थे, तो उनकी बाजी देख लीजिए वर्सेस मुंबई नॉर्थ से चुनावी मैदान में उतरने वाले पीयूष गोयल, जिन्होंने वो सीट जीती है। ये सीट बहुत इंटरेस्टिंग थी जहां से पीयूष गोयल जीते हैं नेहा, क्योंकि यहाँ पर लगातार कांग्रेस का बीजेपी का वर्चस्व रहता था। एक जमाने में राम नाईक लगातार बार बार जीतते रहे थे, लेकिन गोविंदा कांग्रेस के टिकट पर पहले हरा देते हैं 2004 में, फिर 2009 में यहाँ तक कि संजय निरुपम भी हरा देते हैं, लेकिन उसके बाद से फिर बीजेपी ने ये सीट जीत ली थी 14-19 में। और वहीं पर इस बार जब पीयूष गोयल को चुनावी मैदान में उतारा तो अब उन्होंने जीत हासिल की। तो ये एक ऐसे मंत्री के तौर पर अगर हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अगर हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो 2-3 नाम मेरे भी मन में आ रहे हैं। अगर हम लोग उनसे पूछ लें क्या अनुराग ठाकुर वहां पर पहुंचे हैं, और जो नाम आ रहे हैं उनमें कौन कौन से जो मंत्री हैं जो पहुंचे हैं और कौन कौन से हैं जो नहीं पहुंचे, ये 3-4 नाम मुझे ध्यान आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर एक बार उनसे भी बातचीत हो जाती तो हम लोग पूछ पाते, ताकि क्लैरिफिकेशन इस पर हो जाता कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको डगआउट एरिया में रहना पड़ेगा। अगर हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिमांशु, अंजना आपसे सवाल करना चाहती हैं, कौन से वो नाम हैं जो उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा मिली है? कुछ ऐसे नाम अंजना के पास है जो आपसे पूछना चाहती हैं? अंजना, सवाल पूछ सकते हैं आप। बिल्कुल। हाँ नहीं हिमांशु, मैं यही कह रही थी कि 2-4 नाम जो मुझे समझ में आ रहा है, एक तो राजीव चंद्रशेखर क्या वहां पर पहुंचे हैं, क्या अनुराग ठाकुर वहां पर पहुंचे हैं, ये जो कुछ बड़े नाम हैं क्या ये लोग वहां पर पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं, या फिर इनको इंतजार करना होगा? क्योंकि ये देखिए ये वो कैबिनेट है जो पीएम के साथ शपथ ले रहा है। बाकी के वक्त के लिए कौन कौन से लोग हैं इस पर भी ध्यान रखना है। लेकिन श्रीपद यशो नाइक भी वहां पर है जो 13 रिपीट हो रहा है। जो नाम मैं ले रही हूँ क्या ये लोग पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं? हिमांशु देखिए मुझे लगता है राजीव चंद्रशेखर और अनुराग ठाकुर दोनों नहीं पहुंचे हैं। भूपेंद्र यादव भी जो हैं अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ये तमाम वो बड़े नाम हैं जो पिछली मोदी सरकार 2 में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे थे और सरकार के बड़े चेहरे थे। ये लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अंजना, ये बात सही है और यही कारण है कि कुछ गठबंधन के साथियों को आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा और राज्यों की जो समीकरण है, यानी क्षेत्रीय समीकरण और जातिगत समीकरणों को भी साधने का काम किया गया है और गठबंधन के साथियों को आपको जगह देनी है तो कुछ अपने चेहरों को जो आपको छोड़ना भी पड़ेगा।
लेकिन हो सकता है कि जब अगली बार कैबिनेट रीशफल हो तो ये चेहरे आपको जो है फिर से कैबिनेट में नजर आए। लेकिन बहरहाल ये जिन चेहरों का आपने नाम लिया, जिन पूर्व मंत्रियों के आपने नाम लिए, वो अभी तक प्रधानमंत्री आवास नहीं पहुंचे हैं। इसका मतलब यही माना जा सकता है कि इनको जो है वो लेकिन कैबिनेट में हिमांशु अभी देखिए जगह ये नहीं जानकारी भी दर्शकों को दे देनी चाहिए कि ये वो कैबिनेट है जो हम पीएम के साथ पहले दिन शपथ लेते हुए देख रहे हैं। इसमें कई बार चेंजेस भी किए जाते हैं, कई बार आगे बदलाव होते हैं, जुड़ाव होते हैं और उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अनुराग ठाकुर जो हमीरपुर से फिर से जीत कर आए हैं वो तो आईएनबी मिनिस्टर, लगातार उन्होंने जिस तरह का काम किया है तो हो सकता है आने वाले वक्त में तो ये गुंजाइश उनके मन में बनी हुई होगी कि शायद चलिए अभी नहीं, हो सकता है बाद में मौका लगे। क्यों हिमांशु? देखिए बिल्कुल ये इसमें गुंजाइश हमेशा रहती है और हर सरकार में साल 2 साल में कैबिनेट की परफॉर्मेंस का जो है वो ऑडिट होता है। उस ऑडिट के आधार पर जो है फिर कैबिनेट रीशफल होता रहता है, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव होने होते हैं, वहां पर जो है कैबिनेट में प्रतिनिधित्व दिखाना होता है। ये सही है कि अनुराग ठाकुर हो या फिर जो है भूपेंद्र यादव हो या राजीव चंद्रशेखर हो, इनको आने वाले दिनों में जो है कैबिनेट में जगह मिले। लेकिन क्योंकि अनुराग ठाकुर जो है वो हिमाचल से आते हैं और जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है 30 जून को, और जो हमारे सूत्रों के अनुसार जानकारी है जेपी नड्डा को जो है राज्यसभा में पीयूष गोयल की जगह वो लीडर ऑफ सदन यानी लीडर ऑफ हाउस जो है वो चुना जाएगा। तो ऐसे में अगर जेपी नड्डा केंद्र में मंत्री बनते हैं तो मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर को जो है वो संगठन में बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मिल सकती है, क्योंकि अब इस पूरे मंत्रिमंडल के गठन के बाद जो है सबकी नजरें ये होंगी कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। तो अगले अध्यक्ष की टीम में अनुराग ठाकुर को जो है वो एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।